हेलो एवरीवन। आज है 27 अप्रैल और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 27 अप्रैल से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस जो कि 23 अप्रैल को मनाया गया, इस मौके पर विश्व पुस्तक राजधानी चुना गया है रबात, मोरक्को को। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने एलन मस्क। भारत की ओर से T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने स्मृति मंधाना। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की यंग ग्लोबल लीडर 2026 से सम्मानित किया गया ऑर्थर लॉ को। और 2008 के बाद पैदा हुए लोगों पर जिंदगी भर तंबाकू से जुड़ी चीजें खरीदने पर 2027 से बैन लागू किया है किसने? ब्रिटेन ने। यूएई में दुनिया की पहली एयर टैक्सी सर्विस की शुरुआत की गई। जो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन है, इसने 2026-27 के घरेलू सीजन से खिलाड़ी अनुबंध प्रणाली शुरू करने की घोषणा की। मरीन स्पाशियल प्लानिंग लागू करने वाला पहला राज्य ओडिशा बना है। इसके अलावा चाइना का तियांगगोंग अंतरिक्ष मिशन चर्चे में था, जिसके तहत पहली बार किसी पाकिस्तान अंतरिक्ष यात्री का चुनाव किया गया है। और ऑनलाइन गेमिंग के संवर्धन और विनियमन नियम 2026 के तहत ये जो नियम है ऑनलाइन गेमिंग को प्रतिबंधित करते हैं, जो जिसमें सट्टा लगाया जाता है, मनी गेमिंग होते हैं, इस पर बैन लगाते हैं, जबकि ई स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग को बढ़ावा देते हैं। तो ये सभी क्वेश्चंस हमने देखे थे प्रीवियस क्लास में। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। पहला सवाल है, ये भी आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। आज स्टेटमेंट बेस्ड वाले केवल 2 ही प्रश्न हैं। जिसमें पहला सवाल है, इंडियन आर्मी के जो प्रमुख है जनरल उपेंद्र द्विवेदी, इन्हें अमेरिकी सेना युद्ध महाविद्यालय के अंतरराष्ट्रीय हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। पहली बात तो कुछ की पॉइंट आपको बता ही देती हूँ। इंडियन आर्मी का प्रभार अभी हाल ही में उपेंद्र द्विवेदी संभाले हुए हैं, ठीक है। इन्हें अभी हाल ही में अमेरिकी सेना युद्ध महाविद्यालय द्वारा अंतरराष्ट्रीय हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। और ये बात बिल्कुल सही है, एक तरह का सम्मान इन्हें मिला है। ये सम्मान को पाने वाले ना तीसरे भारतीय बने हैं, क्योंकि इनसे पहले ऑलरेडी ये सम्मान किन्हें मिला है? वीके सिंह को और विक्रम सिंह को। तो वीके सिंह और विक्रम सिंह के बाद तीसरे जो भारतीय ही उपेंद्र द्विवेदी बन गए हैं। साथ ही ये जो सम्मान है ना, ये केवल अमेरिकी सेना तक सीमित नहीं है कि अमेरिका का सम्मान है तो केवल अमेरिकी सेना को दिया जाए, बल्कि अंतरराष्ट्रीय सैन्य अधिकारियों को भी दिया जाता है। तो चलिए अब आप पॉइंट को टिक कीजिए। उपेंद्र द्विवेदी को सम्मान मिला है, बिल्कुल सही है। और इस सम्मान को पाने वाले पहले सैन्य अधिकारी नहीं बने हैं भारत के, तीसरे बने हैं वीके सिंह और विक्रम सिंह के बाद। और ये सम्मान केवल उन अधिकारियों को दिया जाता है जिन्होंने अमेरिकी सेना में सेवा की हो? तो बिल्कुल नहीं, ये दोनों पॉइंट गलत हो जाते हैं। अंतरराष्ट्रीय सैन्य अधिकारियों को भी यह सम्मान दिया जाता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इंडियन आर्मी जो कि 15 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाता है। सवाल नंबर दूसरा है, देखिए जो पॉइंट अभी मैंने आपको थ्योरी के फॉर्म में बताए हैं, सेम यहाँ से मेंशन है, हिंदी और इंग्लिश स्लाइड यहाँ पर ऐड है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो जो विदेशी मुद्रा भंडार है, जो फॉरेक्स रिजर्व है, ये होता क्या है? देखिए, किसी देश का जो केंद्रीय बैंक है, जैसे भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा हुआ? आरबीआई। तो किसी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा जमा की गई विदेशी मुद्रा भी हो सकती है, सोना भी हो सकती है, या अन्य आरक्षित संपत्तियों का जो समूह है, यानी कि जिसे आप विशेष आहरण अधिकार एसडीआर कह सकते हैं, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, ये सभी आपका अंतरराष्ट्रीय, माफ कीजिएगा, विदेशी मुद्रा भंडार के तहत आता है। अभी रिपोर्ट क्या कहती है कि आरबीआई के अनुसार भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है लगभग 703 अरब डॉलर हो गया है। बिल्कुल ये पॉइंट सही है। और दूसरा पॉइंट ये लिखा हुआ है कि विदेशी मुद्रा भंडार में केवल स्वर्ण भंडार के कारण वृद्धि हुई है? नहीं, केवल स्वर्ण भंडार के कारण नहीं है, इसमें और भी काफी सारी चीजें शामिल है। ऑप्शन ए बस यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। तो आरबीआई का मतलब आप विदेशी मुद्रा भंडार देखिए तो 700 अरब डॉलर को पार कर गया है। विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि जो है केवल स्वर्ण भंडार की नहीं, स्वर्ण भंडार के कारण बस नहीं हुई है, इसमें काफी सारे कंपोनेंट शामिल है, जैसे कि इसमें स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स मैंने बताया, और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में आरक्षित स्थिति के अनुसार भी ये आकलन किया जाता है। ठीक है। आरबीआई का फॉर्मेशन ईयर 1935, मुंबई में हेडक्वार्टर है। गवर्नर हो जाएंगे संजय मल्होत्रा, और पहले गवर्नर पूछा जाए कि कौन थे तो ऑसबॉर्न स्मिथ थे, लेकिन पहले भारतीय गवर्नर का नाम पूछा जाए तो ये हो जाएंगे सीडी देशमुख। इसके अलावा 4 डिप्टी गवर्नर भी होते हैं, आपको याद रखना है।
अगला सवाल है, किस दिन हर साल विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है? तो देखिए, अप्रैल महीने की 25 तारीख को हर साल विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। सबसे पहली बार 2008 में मनाया गया था। मलेरिया उन्मूलन के लिए लोगों में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए दिवस मनाया जाता है। कारण क्या है मलेरिया का? मादा एनफिलीज मच्छर के काटने से फैलने वाली एक प्रोटोजोआ परजीवी ये बीमारी है। इस बार की थीम है ड्राइवन टू एंड मलेरिया, नाउ वी कैन, नाउ वी मस्ट। और आप याद रखिए, भारत ने मलेरिया मुक्ति का जो लक्ष्य रखा है ये 2025 है। टीबी मुक्ति का लक्ष्य 2030 रखा है। अप्रैल महीने में 1 अप्रैल है उत्कल डे, 2 अप्रैल वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, खान जागरूकता दिवस 4 अप्रैल है, 5 अप्रैल है राष्ट्रीय समुद्री दिवस, 7 अप्रैल है वर्ल्ड हेल्थ डे, 10 अप्रैल है वर्ल्ड होम्योपैथी डे, 12 अप्रैल है अंतरराष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस, 13 अप्रैल जालियांवाला बाग हत्याकांड दिवस, 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती, 15 अप्रैल विश्व कला दिवस, 17 अप्रैल वर्ल्ड हिमोफीलिया डे, 18 अप्रैल विश्व धरोहर दिवस, 19 अप्रैल लीवर डे और 21 अप्रैल हो जाएगा राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। चौथा सवाल है, किस देश ने हाल ही में 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया तक पहुंच सीमित करने के लिए नया कानून पारित किया है? तो अप्रैल महीने में ऐसा नया कानून है जो कि तुर्की के द्वारा पारित किया गया है, जहां पर 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक पहुंच को प्रतिबंधित किया जा रहा है। इस कानून का उद्देश्य बच्चों की सोशल मीडिया के हानिकारक प्रभावों और लत से बचाना। आपको यह भी याद रखना है कि दुनिया का ऐसा पहला देश ऑस्ट्रेलिया है जिसने कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगा रखा है। हालांकि फ्रांस ने भी 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए विधेयक पारित कर रखा है और ग्रीस ये जनवरी 2027 यानी कि नेक्स्ट ईयर से 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने जा रहा है। यहाँ पर डिस्कशन है तुर्की का। तुर्की एशिया का पार्ट है या यूरोप का पार्ट है? ध्यान दीजिए, ये जो मैं रेड पेन से हाईलाइट कर रही हूँ ये पूरा तुर्की आपका एशिया में आता है और तुर्की का वह हिस्सा जो एशिया में आता है इसे कहा जाता है अनातोलिया। ये इसका जो सबसे बड़ा शहर है ये जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ ये इस्तांबुल है। इस्तांबुल बस आएगा यूरोप में और यूरोप में तुर्की का जो हिस्सा आता है इसे कहा जाता है थ्रेस। ब्लैक सी से बॉर्डर शेयर कर रहा है। कैपिटल अंकारा, करेंसी टर्किश लीरा। भारत ने 2 साल पहले यहाँ पर एक ऑपरेशन चलाया था जो कि रिसेंट के एग्जाम में पूछा गया, ऑपरेशन दोस्त। एमपीपीएससी का जिन्होंने पेपर दिया है वो ये जरूर गेस कर पाएंगे कि आपके एग्जाम में 2022 तक से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 2021 तक के करंट अफेयर आपका एग्जाम का पार्ट बन रहा है। इसलिए मैं कहती हूँ कि भाई वो समय गया जब हम सिर्फ 1 साल का करंट अफेयर पढ़ करके काम चला लेते थे। अब 3-4 साल तक का डेटा एक साथ लेकर के चले। तो अभी भी जो मैं करंट अफेयर की सीरीज चला रही हूँ शाम में, एसएससी टारगेट 2026, भले ही वो मैंने एसएससी टारगेट 26 उसका टाइटल दिया है लेकिन सभी एग्जाम को टारगेट करते हुए मैं प्रीवियस करंट अफेयर भी इसमें रिलेट कर रही हूँ। सवाल 5वां है, किस राज्य में भारत की पहली निजी सोने की खदान शुरू की गई है? तो प्राइवेट तौर पर पहले सोने की खदान आंध्र प्रदेश में शुरू की गई है, कुर्नूल जिले में। और इसके लिए कौन सी कंपनी जिम्मेदार है? जियो मैसूर सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इसके द्वारा शुरू की गई है। ये भारत की आजादी के बाद पहली बड़ी निजी गोल्ड माइन है। इससे रोजगार और खनन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और यहाँ पर पिल्लो एआई नामक वॉइस आधारित बिलिंग और अकाउंटिंग ऐप लॉन्च किया गया। वारी एनर्जीज के द्वारा भारत की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड लिथियम आयन बैटरी गीगा फैक्ट्री की स्थापना यहाँ की जाएगी। चित्तूर जिले में यहाँ पर 24 घंटे के भीतर 5,555 महिलाओं और छात्राओं को ई साइकिल वितरित करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। होप आइलैंड पर एक नया सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा स्थापित करने जा रही है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट। यहाँ की पोंड्रू खादी और अनंतपुर में पाए जाने वाले अनार की किस्म को रिसेंटली जीआई टैग मिला था। केंद्र सरकार ने नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे चुना है? देखिए, नीति आयोग के उपाध्यक्ष ये अभी तक आप पढ़ रहे थे सुमन बेरी, सुमन बेरी से पहले पढ़ रहे थे अरविंद पनगड़िया, लेकिन अभी हाल ही में जो अशोक लाहड़ी है ये बन गए हैं नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो कि सुमन बेरी को रिप्लेस करने जा रहे हैं। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आया। देश के प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो चलिए इसकी कुछ स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। चेयरपर्सन है देश के प्रधानमंत्री, वॉइस चेयरपर्सन है प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होते हैं, जैसे अभी कौन नियुक्त कर दिए गए? अशोक लाहिड़ी। सीईओ कौन है? तो प्रधानमंत्री द्वारा एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त होते हैं। निधि छिब्बर वर्तमान में संभाल रही है। गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र
शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल होते हैं। पूर्णकालिक सदस्य और अंशकालिक सदस्य में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को जगह दी जाती है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पार्टी के कितने प्रतिशत निर्वाचित सदस्य एक साथ पार्टी छोड़ते हैं और किसी दूसरी पार्टी में विलय कर लेते हैं, यानी कि मर्ज कर लेते हैं, तो उन पर दल बदल कानून लागू नहीं होता है। देखिए सीधा सीधा इसका आंसर 2/3 बहुमत हो जाएगा कि किसी पार्टी के 2/3% निर्वाचित सदस्य यदि एक साथ पार्टी छोड़ दें और किसी दूसरी पार्टी में चले जाए तो दल बदल कानून इन पर लागू नहीं होता। अब मुद्दा पूरा समझ में आया। अभी सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं राघव चड्ढा, क्योंकि हाल ही में आम आदमी पार्टी का हाथ छोड़ करके इन्होंने हाथ थाम लिया है कमल का, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ये हो चुके हैं, है ना। और अभी जनजीज के बीच में काफी जगह इन्होंने बनाई थी, क्योंकि ये कुछ ऐसे मुद्दे उठा रहे थे जो कि आम जनता के मुद्दे थे और लोगों से काफी वाहवाही लूटी इन्होंने। और जनजीज इन्हें, जो आजकल की युवा पीढ़ी इन्हें अगला प्रधानमंत्री का दावेदार भी मान रही थी, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, उसका दामन छोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी का साथ चुना। और जब इन्होंने ये ऐलान किया था कि ये भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, उस समय इनके इंस्टाग्राम पर 14.6 मिलियन फॉलोवर थे। अभी जिस समय मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, इस समय इनके फॉलोअर्स 12.6 मिलियन है। मतलब आप देख सकते हैं 2 दिनों में लगभग 20 मिलियन फॉलोअर्स इन्होंने खो दिए हैं। चलिए फॉलोअर्स पर हम बाद में आएंगे, सबसे पहले पॉलिटी का ये इंपॉर्टेंट सवाल यहां से समझते हैं। आम आदमी पार्टी में देखिए जैसे 10 मेंबर थे, इसमें 10 में से यदि आप 2/3 निकालेंगे तो 7 होते हैं, है ना। तो आम आदमी पार्टी के जो 7 राज्यसभा सदस्य हैं ये बीजेपी में शामिल हो गए और इसी के बाद ये कानून चर्चे में आया है। दल बदल विरोधी कानून के बारे में अब हम समझ लेते हैं। दल बदल विरोधी कानून को भारतीय राजनीति में आया राम गया राम की संस्कृति को रोकने और राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए 1985 में जो 52nd नंबर का संविधान संशोधन है, इसी के माध्यम से लागू किया गया और 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया। मतलब ये जो आया राम गया राम संस्कृति है ना, ये भारतीय राजनीति में दल बदल यानी कि पार्टी स्विचिंग के लिए एक तरह का मुहावरा है। प्रमुख बदलाव की यदि बात की जाए तो शुरुआत में क्या होता था कि यदि किसी पार्टी के 1/3 सदस्य अलग होते थे तो इसे विभाजन मानकर छूट दी जाती थी, लेकिन 2003 का जो 91 नंबर का संविधान संशोधन था, इसके द्वारा इस नियम को कड़ा किया गया। मतलब कि सीधा सीधा मतलब ये है कि संविधान की जो 10वीं अनुसूची है, कुल मिलाकर के 12 अनुसूची होती है, 12 में से 10वीं है दल बदल की, दा से 10 दा से दल बदल, ऐसे रिलेट कर सकते हैं। इसके अनुसार यदि किसी पार्टी के कम से कम 2/3 निर्वाचित सदस्य एक साथ पार्टी छोड़ देते हैं और दूसरी पार्टी में विलय कर लेते हैं तो उन पर दल बदल कानून लागू नहीं होता। मतलब राघव चड्ढा के ऊपर और इनके साथ जिन सदस्यों ने ये दल बदल किया है, इन पर यह कानून लागू नहीं होगा, क्योंकि मेजॉरिटी है, 2/3 के बहुमत से इन्होंने एक पार्टी से दूसरी पार्टी में स्विच किया है। आम आदमी पार्टी की यदि बात की जाए तो 2012 में इस राजनीतिक पार्टी की स्थापना अरविंद केजरीवाल ने करी थी। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य ने भीषण गर्मी के चलते सेल्फ लॉकडाउन का आह्वान किया, यानी कि खुद ही लॉकडाउन लगाने का फैसला केरला ने किया है। केरला में जारी लू के मद्देनजर यहाँ के जो मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, इन्होंने सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच सेल्फ लॉकडाउन यानी कि स्वयं के द्वारा लगाया गया लॉकडाउन का आह्वान किया है, क्योंकि राज्य में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है और लू के कारण यहाँ पर लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। अगला सवाल है, नेस्कॉम यानी कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है, तो ये भी हाल ही में नियुक्त कर दिए गए हैं श्रीकांत वेलमाकन्नी। ऑप्शन बी राइट आंसर है। और वह फैक्ट्रल के सह संस्थापक और समूह मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी है। नेस्कॉम की यदि बात की जाए तो इसका फॉर्मेशन ईयर 1988 है। नोएडा उत्तर प्रदेश में हेडक्वार्टर इसका हो जाएगा। आगे चलते हैं इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट की तरफ। सूचना प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार बने। नीति आयोग के सीईओ निधि छिब्बर, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति, डीजीसीए के चीफ वीर विक्रम यादव, सेबी के पूर्णकालिक सदस्य कुंपेला वेंकट रमना मूर्ति, केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त बने प्रवीण वशिष्ठ, बिल एंड मिलिंडा फाउंडेशन की नई
इंडिया कंट्री डायरेक्टर अर्चना व्यास बनी। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष संगीता बरुआ। मुख्य सूचना आयुक्त राजकुमार गोयल। सीबीआईसी के अध्यक्ष विवेक चौधरी। एफएसएसआई के सीईओ रजत पुन्हानी। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अजय सिंह। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल है। डिप्टी एनएसए अनीस दयाल सिंह है। सशस्त्र सीमा बल के संजय सिंघल। रॉ के पराग जैन। राष्ट्रीय महिला आयोग के विजय किशोर। रेलवे बोर्ड के सतीश कुमार। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार 2026 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी रहेगी? अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस ये रहेगी 6.4%। कब? 2026 में। और यही 2027 में बढ़कर के 6.6% हो जाएगी। यूनाइटेड नेशंस का फॉर्मेशन ईयर है 24 अक्टूबर 1945। न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है और एंटोनियो गुटेरेस इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। अकॉर्डिंग टू आईएमएफ भारत की जो ग्रोथ रेट है ये 6.5% रहेगी और अकॉर्डिंग टू एडीबी भारत की ग्रोथ रेट 6.9% रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रथम विश्व युद्ध के 33,000 भारतीय सैनिकों के नाम इराक के किस स्मारक में जोड़े गए हैं? तो इराक का जो स्मारक है जिसका नाम बसरा है, बसरा मेमोरियल में प्रथम विश्व युद्ध के 33,000 भारतीय सैनिकों के नाम है जो कि जोड़ लिए गए हैं। ये पहल राष्ट्रमंडल युद्ध कब्र आयोग द्वारा की गई है। ये सैनिक मेसोपोटामिया अभियान के दौरान शहीद हुए थे, लेकिन पहले इन्हें व्यक्तिगत रूप से याद नहीं किया गया था, तो उनके नाम पद और रेजिमेंट दर्शाने वाले डिजिटल पैनलों के माध्यम से इनके नाम जोड़े गए। मध्य प्रदेश के किस शहर को सुरक्षित शहर परियोजना 2026 के तहत 10 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है? तो आंसर इसका धार हो जाएगा। धार इस परियोजना के लिए 10 करोड़ रुपए की राशि पा चुका है और ये परियोजना कम से कम 5 वर्षों के लिए लागू होगी। इसका पर्पस है सीसीटीवी कैमरा, बेहतर स्ट्रीट लाइटिंग और निगरानी प्रणालियों के माध्यम से महिलाओं की सुरक्षा और सार्वजनिक स्थानों को सुरक्षित बनाना है। ये वही धार है जहां पर मैंने प्रधानमंत्री मित्र पार्क योजना का जिक्र किया था ना कि 7 मेगा पार्क 7 अलग अलग राज्यों के 7 शहरों में बनेंगे, तो मध्य प्रदेश के धार में एक आप रिलेट कर सकते हैं। केन बेतवा लिंक परियोजना जो कि देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखी खजुराहो से। भारत की पहली क्लीनेस्ट सिटी हो जाएगी इंदौर। सिटी ऑफ म्यूजिक में शामिल, यूनेस्को की सिटी ऑफ म्यूजिक में शामिल पहला भारतीय शहर मध्य प्रदेश का ग्वालियर है। मैंने कल आपसे पूछा था वित्त वर्ष 2026 में भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार देश जो कि चाइना था। आज का सवाल है, इस वर्ष जो वर्ल्ड अर्थ डे मनाया गया 22 अप्रैल को, इसकी थीम क्या रही? आंसर जो भी है कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।